श्यामपुर नाम के एक गांव में हीरालाल नाम का एक छोटा किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। हीरालाल अपनी पत्नी, बेटे अशोक और बेटी सीमा के साथ अपने पैतृक गांव में ही रहता था। हीरालाल के पास पूर्वजों की 2 बीघा जमीन थी। यूं तो हीरालाल एक छोटा किसान था, पर एक बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गांव के और छोटे किसान जहां अपनी फसल बेच के बची हुई धनराशि से अपने खेत को बढ़ाने में लगे हुए थे, वहीं हीरालाल अपनी उपज की बचत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगा हुआ था। वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजता और उन्हें पढ़ाई का महत्व भी समझाता रहता। इसी तरह एक दिन हीरालाल अपने खेतों की फसल बेचकर लौट आता है। मुनाफे से मिले हुए पैसे अपनी पत्नी को देते हुए वो कहता है, ये लो रानू, ये पैसे संभाल कर रख दो, अगले महीने हमें अशोक और सीमा के स्कूल की फीस भरनी है। गरीब होने के बावजूद वो पढ़ाई को पूरा महत्व देता। यही सोच हीरालाल को अपने गांव के अन्य किसान भाइयों से अलग करती थी। जहां गांव के अन्य किसान लोग अपनी जमीन को 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बीघा करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ खेतों में काम करवाते, वहीं हीरालाल अकेले ही काम करता और अपने बच्चों को पौराणिक स्कूल भेजता। बच्चे गांव के पास ही मौजूद स्कूल में मन लगाकर पढ़ा करते थे। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। जहां गांव के किसानों की जमीन ब्याज कर 2 से 4, 5 से 10 बीघा हो गई थी, वहीं हीरालाल की जमीन 2 बीघा ही रही। इसी बात पर गांव के कुछ लोग हीरालाल को हिकारत भरी नजरों से भी देखा करते थे। हीरालाल के कुछ साथी किसान उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। उनकी नजरों में हीरालाल एक बेवकूफ इंसान था, जिसने बच्चों की पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च किए और बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन के अलावा अपने पूरे जीवन में अपना कुछ नहीं बनाया था। पर हीरालाल ने 20 सालों में अपनी मेहनत से जो कमाया था, वो दूसरे किसानों ने नहीं कमाया था। हीरालाल के दोनों बच्चे अच्छे संस्थान में नौकरी कर रहे थे। बेटा अशोक एक बड़े ही प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा था और बेटी नैना बैंक में कर्मचारी बन गई थी। उसी 2 बीघा जमीन की आमदनी से हरीलाल ने अपनी बेटी की शादी भी अच्छे से कर दी थी। अशोक अब बड़ा आदमी हो गया था। गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। दोनों बच्चों की तरक्की देखकर गांव के लोग हीरालाल की बहुत इज्जत करने लगे। वो लोग भी हीरालाल को सलाम करने लगे, जो कल तक उसे हिकारत भरी नजरों से देखते थे। अपने बेटे की सफलता से दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। इसी बीच हीरालाल ने अच्छा रिश्ता देखकर एक अच्छी लड़की से अशोक की शादी करवा दी। विवाह समारोह खत्म होने के 5 दिन बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला गया। गांव से कुछ दूरी पर एक छोटा सा शहर था। बस वहीं जाकर अशोक अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। हीरालाल और उनकी पत्नी की भी उम्र बढ़ रही था। कभी कभार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। जब कभी तबीयत खराब हो जाया करती तो अशोक की माँ फोन करके अशोक को गांव बुलाया करती थी। शहर से दूर गांव आने जाने में अशोक का काफी समय लग जाया करता था। इससे अशोक को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन इस परेशानी से बचने के लिए अशोक और उसकी पत्नी ने एक रास्ता निकाला। अशोक ने हीरालाल को फोन किया और कॉल पे अपने पिता हीरालाल से कहता है, पिताजी आप तो जानते ही है, दफ्तर के कामों में मैं कितना बिजी रहता हूँ। आपकी और माँ की तबीयत भी आजकल अच्छी नहीं रहती। शहर से गांव आने जाने में मेरा काफी समय भी बर्बाद हो जाता है। तो क्यों न आप गांव की 2 बीघा जमीन बेचकर हमारे साथ शहर आकर रहने लग जाएं। अपने बेटे अशोक के मुंह से गांव की जमीन बेच देने की सलाह सुनते ही हीरालाल को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उन्होंने फोन ही काट दिया और जोर आवाज में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम अशोक को फोन मत करना। मुझसे जमीन बेचने को कह रहा है। वो जमीन जिसने हमें जीवन दिया, जिसकी फसल से हमने सालों गुजारा किया, जिस खेत के मुनाफे से उसने शिक्षा पूरी की और उसको नौकरी मिली, उसी जमीन को बेचने की बात कर रहा है। दरअसल हीरालाल को अपने खेतों से बहुत लगाव था। वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था और ना ही शहर जाकर रहना चाहता था। अपने पिता की बातें सुनकर अशोक को भी बुरा लगता है। अशोक भी इधर गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं पिताजी की उस 2 बीघा जमीन में कौन सी जान अटकी है कि उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
उस जमीन के छोटे से टुकड़े में ऐसा भी क्या है? अब मुझे भी उनसे बात ही नहीं करनी है। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन बीमारी की वजह से अशोक के माता पिता की मृत्यु हो गई। अपने माता पिता की मृत्यु से अशोक को बहुत दुख पहुंचा था। कुछ महीनों बाद एक दिन अशोक ने अपनी पत्नी से कहा कि गांव में अब रहने वाला कोई है नहीं, तो वो 2 बीघा जमीन को बेच देने में ही भलाई है। अगली बार जब गांव जाऊंगा तो जमीन को अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। अशोक की पत्नी ने भी हामी भरी। अशोक के माता पिता को गुजरे हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे कि अचानक बाजार में मंदी का दौर चला आया और बहुत सी कंपनियों ने अपने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिसमें एक नाम अशोक का भी था। इस तरह से कंपनी से अचानक निकले जाने पर अशोक बहुत परेशान हो गया था। उसको सदमा लग गया था, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अशोक को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब उसके पास नौकरी नहीं है। नई नौकरी को तलाश में लाखों चिट्ठियां अनेक लोग रोज कंपनी को भेजते, पर कोई जवाब न मिलता। अशोक ने भी नई जॉब के लिए दर्जनों बार चिट्ठियां लिखी, पर उसका भी कोई जवाब न आया। समय बीत रहा था और अशोक के खाते में बाकी राशि भी खत्म हो रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अशोक के पास मकान के किराए देने भर के भी पैसे नहीं बचे थे। घर में अनाज भी खत्म हो रहा था, या यूं कह ले अनाज के नाम पे कुछ किलो चावल ही बचे थे। ऐसे सख्त हालत में अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद ले। वो तो अपने दफ्तर के सहयोगी और दोस्तों से भी मदद नहीं ले सकता था, क्योंकि अशोक की तरह वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। तभी उसकी पत्नी ने उससे कहा कि क्यों न हम लोग कुछ दिनों के लिए आपके गांव चलते हैं, आपके पिताजी के घर। जब तक आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती हम वहाँ रह लेंगे, और फिर वहाँ रहेंगे तो हमें कम से कम किराया तो नहीं देना होगा। अपनी पत्नी को बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। उसे उसकी पत्नी की कही बात सही लग रही थी और अशोक के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अशोक अपनी पत्नी को लेकर अगले दिन अपने गांव चला गया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद अशोक ने गांव के दूसरे किसानों की मदद लेकर अपने खेत में फसल उपजाई। गांव के अन्य किसान जो कि हीरालाल के दोस्त थे, सबने अशोक की खूब मदद की एक अच्छी फसल उगाने में। अशोक खेती करके अपना और अपनी पत्नी का जीवन पोषण करने लगा। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अशोक ऐसा ही 3-4 वर्षों तक अपने परिवार का जीवन पोषण खेती बाड़ी करके करता रहा। वो खेती भी करता और नई नौकरी के लिए अलग अलग कंपनियों में दरख्वास्त भी भेजता रहता। इस दुहा के क्षण में अशोक अपने पिता हीरालाल और अपनी माँ को बहुत याद करता। अशोक की पत्नी भी अपने सास ससुर को ढेरों दुआएं दिया करती और बोलती अशोक से कि अगर आज आपके पिताजी की 2 बीघा जमीन न होती तो हम लोग कहीं के न रहते, सड़क पर आ गए होते, दर दर भटकने को मजबूर हो गए होते। जिस जमीन को हम लोग बेचने की बात करते थे, आज वही जमीन हमें नया जीवन दे गई। अशोक अपनी पत्नी की बातें सुनकर अपनी गलतियों पे पछताता कि कैसे उसने अपने पिताजी की बातों का बुरा माना और उसके पिताजी का फैसला कितना सही साबित हुआ। इसी दौरान एक दिन अशोक जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी से अशोक को नौकरी के लिए बुलावा आता है। अशोक और उसकी पत्नी इस बात से बहुत खुश थे। कुछ दिनों में अशोक ने फिर से अपनी पुरानी कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है। दोनों पति पत्नी फिर से शहर को चले गए और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब कई साल बीत चुके हैं। अब अशोक 2 बीघा जमीन को बेचने की कभी भी बात न करता और छुट्टियों में अपने गांव भी जाता और अपने खेत में कुछ फसल भी उपजाता। अशोक को एहसास हो गया था कि क्यों उसके पिता हीरालाल गुस्सा हो जाते थे जब वो 2 बीघा जमीन बेचने की बात करता था। अशोक को पता चल गया था कि परेशानी और दुहा के क्षण में